पोलैंड किस लिए? मर्सिडीज गाड़ियों के लिए। नीचे में स्टुगार्ट्स और म्यूनिख था। म्यूनिख तो एक बड़ा सा शहर था और कुछ नहीं। स्टुगार्ट्स 1917 मैडम भीकाजी कामा तिरंगा झंडा ला रही, इन्हें स्वतंत्रता की जननी कहते हैं। ये हो गया। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर कौन सा देश है भैया? डेनमार्क है। वहाँ कौन सी नहर है? कील नहर है। नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है? तो नेचुरल है। किसको जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर और नॉर्दर्न सागर, उत्तर सागर को जोड़ती है। किसका अधिकार है? तो जर्मनी का अधिकार है। जर्मनी ने किस पर हमला किया था? पोलैंड पर। किस लिए? रूस को लालच देने के लिए। रूस पोलैंड की ओर आ गया, फिर इसने हमला कर दिया। कौन सा विश्व युद्ध चालू हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। जर्मनी हो गया। जर्मनी जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? राइन नदी है। उसमें आप नक्शा में ध्यान से देखिएगा, आपको राइन नदी देखने को मिलेगा। जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध नदी राइन नदी। जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध नदी राइन नदी ऊपर की ओर जाती है जाएगा। और भारत की नदी में से जरा ट्रक फेंक दीजिएगा तो गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा। गांधी सेतु पटना में एगो स्कॉर्पियो गिर गई समुद्र नीचे, 2 साल हो गया, आज ले नहीं मिला वो स्कॉर्पियो। यहाँ एगो सिक्का फेंक दीजिएगा तो दिख जाता है। तो ये राइन नदी है। दुनिया की सबसे साफ नदी राइन नदी। दुनिया की सबसे बिजी नदी राइन नदी। जर्मनी की गंगा राइन नदी। जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी। किसी को कोई दिक्कत है? कोयला ढोने वाली नदी राइन नदी, क्योंकि उसमें जितनी पानी वाली जहाजें चलती है वो कोयले को लेकर जाती है। क्योंकि जर्मनी का निचला भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका राइन लैंड। राइन लैंड कोयले के लिए प्रसिद्ध था। राइन लैंड किसके लिए प्रसिद्ध था? कोयले के लिए प्रसिद्ध था। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था। और हॉलैंड यानी नीदरलैंड के रहने वालों को डच कहा जाता है। तो क्या ये लोग नीदरलैंड वाले हमारे पर कब्जा किए थे? तो डच। यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम। कितने लोग बता सकते हैं कि नीदरलैंड का शहर हेग, नीदरलैंड का शहर हेग किस लिए फेमस है? नीदरलैंड का शहर हेग किस लिए फेमस है? आंसर दीजिए। नीदरलैंड का नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। कितने लोग बता सकते हैं? इसमें एक भारत के जज अभी भी हैं, 2026 तक रहेंगे। कितने कौन बता सकता है उस जज का नाम? अभी भी उसमें एक जज है भारत की तारीख। ये हम कई वीडियोस में बनाए भी हैं। नेपाल जब इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाला था तो हम उस समय वीडियो बनाए थे। करंट टॉपिक आप यूट्यूब पे देखते रहिएगा, वो हम वैसे ही टॉपिक बनाते हैं यूट्यूब पर जो यूपीएससी है या फिर किसी एग्जाम से रिलेटेड अच्छा रहता है, मेंस वगैरह के लिए। तो दलवीर भंडारी भारत के एक जज है। कितने लोग बता सकते हैं कि नीदरलैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं हम। ये पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपी पीसीएस में कि पूरे यूरोप का सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है, यानी सी पोर्ट सबसे बिजी कौन सा है। हम आपको ट्रिक दे देते हैं कि वह नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के करीब है, लेकिन उसका नाम इस नक्शे में नहीं दिया है। कितने लोग जानते हैं कि पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है जो नीदरलैंड में? नाम बता सकते हैं? स्टाडम बंदरगाह। वेरी गुड। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह स्टाडम बंदरगाह है जो नीदरलैंड के राजधानी एम्स्टर्डम के करीब है। स्टाडम बंदरगाह जो नक्शा में नहीं देता है, नक्शा में नहीं देता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब जरा देखिए कितना ईजी है आपको याद इस सबको पढ़ना। कैसे पढ़ना होगा देखिए। सपोज हमें नीदरलैंड का रिवाइज करना है तो हम सबसे पहले वर्ल्ड का नक्शा खोलेंगे। किसका नक्शा खोलें? यहाँ पे नीदरलैंड होगा। अब नीदरलैंड यहाँ आ गए। अब यूरोप के नक्शा में नीदरलैंड देख लेंगे। यहाँ पे नीदरलैंड किस ग्रुप में आता है? तो बेनेक्स वाले में आता है। अब नीदरलैंड को याद करते हैं। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, यहाँ के लोगों को डच, राजधानी एम्स्टर्डम, यहाँ के शहर हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसमें 15 जज हैं, एक जज का कार्यकाल 9 साल। यहाँ का बंदरगाह स्टाडम बंदरगाह जो पूरे यूरोप में सबसे बिजी सी पोर्ट है यानी बंदरगाह है। नीदरलैंड खत्म। अब कौन सी पूछेगा नीदरलैंड से? हम नीदरलैंड के रहने वाले हैं जो इनका नीदरलैंड हो गया। किसी को दिक्कत? आपके सब इसमें शामिल है। इसमें चाइना नहीं है, रूस नहीं है, भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि वो एशिया में आते हैं। और ये नॉर्थ अटलांटिक यानी ये सागर जो है ना अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यानी यह संगठन किसका है? वैसे देशों का संगठन जो इस समुद्र से सीमा रखते हैं। ये अटलांटिक सागर है, नॉर्थ अटलांटिक सागर है। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को कहते हैं नाटो। तो जो देश इस मेक्सिको है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ये सब जो देश, इससे तुर्की उर्की है, सब ये सब स्पेन है, ये जो सीमा रखते हैं नाटो देश है। नाटो में 29 देश आते हैं। इसे सूर्य कहते हैं ना कि हमारे किसी देश को अगर कोई ऐसा देश जो नाटो का सदस्य नहीं वो हमला कर देता है, जैसे तुर्की पर, मान लीजिए भारत तुर्की पर हमला करेगा तो इसे सूरा 29 मिलकर भारत को मार देगा। इसलिए देख रहे हैं ना तुर्की कितना छटपटाता है। तो ये बोला बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। कितने लोग बता सकते हैं कि बेल्जियम में यानी बेल्जियम में सबसे प्रमुख युद्ध का मैदान कौन सा था? बेल्जियम में सबसे प्रमुख युद्ध का मैदान, बेल्जियम में सबसे प्रमुख युद्ध का मैदान है, वेरी गुड, वाटरलू का मैदान। जिस तरह से भारत का पानीपत का मैदान था, जो भी आया पानीपत में जो जीता भारत पर उसका कब्जा हो गया। चाहे वो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर जीत के भारत पर आक्रमण करके जीत लिया हो, चाहे वो 1556 का पानीपत की द्वितीय लड़ाई जिसमें अकबर जीत गया हो, चाहे वो 1761 का पानीपत का तीसरी लड़ाई जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया हो। जिसने जीता पानीपत पूरा भारत उसका। उसी तरह से जिसने जीता वाटरलू का मैदान पूरे यूरोप पर उसी का कब्जा हो जाता था, पूरे यूरोप पर उसका कब्जा हो जाता था। इसीलिए किसे? बेल्जियम को, क्योंकि वाटरलू का मैदान कहाँ है? बेल्जियम में। वाटरलू का मैदान कहाँ है? बेल्जियम में। इसीलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। सोच रहा जो आता है यहीं लड़ जाता है। तो भारत का अखाड़ा उस हिसाब से क्या हो जाएगा? पानीपत। अरे भारत का अखाड़ा पानीपत, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को बोला जाता है। और जो बेल्जियम जीता पूरा यूरोप उसका हो गया। इसीलिए यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है किसे? बेल्जियम को। उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो जिसने जीता बेल्जियम का वाटरलू उसके पास आ गया यूरोप का कॉकपिट। अब यूरोप पर उसका अधिकार होगा। तो बेल्जियम में उपस्थित वाटरलू के युद्ध के मैदान के कारण बेल्जियम को 2 नाम से जाना जाता है। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं कि यहाँ मार धार करके लड़ाई करो, और जो लड़ाई जीत जाएगा उसके पास यूरोप का कमांड आ जाएगा, यानी कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए बेल्जियम। चाइना का, भूटान का, नेपाल, यानी एशिया के लोगों के लिए कॉमन संसद भवन की कल्पना कर सकते हैं। एशिया के लोगों के लिए, जिसमें एशिया के सारे नेता बैठ के अपन बन जाएगा तो कोई जेबी नहीं करेगा, जो कोना को बम मारेगा तो पता नहीं चलता।
बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी लड़ाई है, सीमा विवाद चल रहा है, जाति धर्म हर चीज़ का विवाद चल रहा है, और हम लोग बहुत अशिक्षित हैं, एशिया वाले लोग। अब ये लोग यूरोप वालों ने अपना एक कॉमन संसद भवन बनाया है। सोचिए भाई साहब कितने डेवलप हैं ये यूरोप वाले, अपना एक कॉमन संसद भवन बनाए हैं, और वो कॉमन संसद भवन लग्जमबर्ग में है। तो कहा क्वेश्चन जाता है कि यूरोपीय संघ का, यानी यूरोपीय यूनियन का एक कॉमन संसद कहाँ पर है? वो लग्जमबर्ग में है। सोचिए यूरोपीय यूनियन का कॉमन संसद लग्जमबर्ग में स्थित है। कॉमन संसद कहाँ पर स्थित है बबुआ? लग्जमबर्ग में स्थित है। तो बताइए लग्जमबर्ग में किस लिए फेमस है? खुद की वजह से फेमस है। आगे बढ़े। चाइना अपने यहाँ किसी भी धर्म को पनपने नहीं दिया। इवन चाइना का ओरिजिनल ऑफिशियल तो उसका कोई धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है। इवन बौद्ध धर्म को भी वो आगे नहीं जाने देता है। दलाई लामा को कूच कच के भगा दिया इंडिया से। ज़्यादा कोई वहाँ दलाई, आप बताइए बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गुरु कौन है? पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा गुरु कौन है? दलाई लामा। जबकि बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा किस देश में? चाइना में। वो बौद्ध धर्म को भी नहीं बढ़ने देता है, इस्लाम धर्म को भी नहीं बढ़ने देता है, सिख धर्म, जैन धर्म, किसी भी धर्म को नहीं बढ़ने देता। कोई धर्म बढ़ेगा कूच कच के रद्द कर देगा वहाँ पर। इसीलिए वो आगे है, और हम लोग इसीलिए पीछे हैं क्योंकि हम पहले धर्म फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर, धर्म, और उसके बाद